चलो, तो जब भी हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, यानी कि मानव के नर जनन तंत्र की, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब भी हम मानव के नर जनन तंत्र की बात करेंगे उसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स जरूर आने चाहिए। छोटे छोटे और भी कई चीजें हैं, वो हम लोग पढ़ने के दौरान जानेंगे। मुख्य स्ट्रक्चर्स में ये सारे नाम होते हैं और ये सब अगर लाइन से याद रहे सबको तो बहुत बढ़िया है। मैं आपके चैट्स देख रहा हूं, अब आप जरा फोकस करके ध्यान से पढ़ने पे फोकस कीजिए सभी बच्चे। पहले मुझे यस सर लिख के भेजिए कि आपने ये सब नोट किया या नहीं किया। अब तक कंप्लीट हो गया तो मैं आगे चलूं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, अब जरा लिखना छोड़ करके सुनो ध्यान से, फिर लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लो अभी। सबसे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसका नाम होता है टेस्टिस। देखो बेटा, टेस्टिस को हम मुख्य मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। मानव का मुख्य जनन भाग जो है वो क्या है? टेस्टिस। तो कई बार ऐसा पेपर में पूछा जाता है कि टेस्टिस जो है मनुष्य में मुख्य, आपको याद भी होगा मैंने पढ़ाया था, तो मानव का मुख्य जनन जो भाग है वो क्या है? टेस्टिस है। अभी डिटेल में बात करेंगे टेस्टिस पे, कहाँ होता है, क्यों होता है, हर एक चीज। सो एकदम धैर्य के साथ आराम से पढ़िए। दूसरी जो चीज होती है वो होती है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस कहते हैं। हिंदी से अच्छा है कि आप थोड़ा इसको इंग्लिश में याद कर लें, ज्यादा बेटर होगा। तीसरा है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, ये तीसरा स्ट्रक्चर है। फिर बारी आती है सेमाइनल वेसल्स की। सेमाइनल वेसल की, शुक्रधानी कहते हैं इसको, शुक्रधानी, शुक्राशय ऐसा बोलते हैं इसको, शुक्रवाहिनी कहते हैं वास डिफरेंस को। खैर, फिर आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके बाद बारी आती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और फिर पेनाइकल स्ट्रक्चर्स, फिर ग्लैंस पेनिस और फिर प्रोप्यूसा। तो ये लाइन से मैंने आपको पहले ऑर्गन्स लिख दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें प्राइमरी किसको कहते हैं, सेकेंडरी किसको कहते हैं, ये ध्यान रखना है। देखो ये सब सेकेंडरी है, ये सब 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 सेकेंडरी है, ईच एंड एवरीथिंग। केवल टेस्टिस को हम केवल इस टेस्टिस को हम प्राइमरी कहते हैं। ध्यान रखना, टेस्टिस को प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ऐसा कई बार पेपर में पूछा जाता है कि प्राइमरी कौन है, तो टेस्टिस जो है वो मनुष्य का प्राइमरी है। मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन होता है। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज है जो ध्यान रखना है आपको। तो टेस्टिस जो है ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आप लोग जरा कमेंट में बताइए मुझे कि क्या होता है टेस्टिस को, क्यों मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। हाँ, श्रुति ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। सभी लोग फोकस्ड रहे क्लास की तरफ। तो श्रुति ने आंसर दे दिया कि टेस्टिस को मुख्य मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गैमिट बनाता है। तो मानव में जहां गैमिट बने, जैसे स्त्री में ओवरी में बन रहा है, तो ओवरी फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव हो गया। टेस्टिस मेल गैमिट बनाता है, तो टेस्टिस मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है।
तो ये आपने नोट कर लिया है, तो मैं थोड़ा आगे चलता हूं, कुछ और चीजें मुझे डिस्कस करनी है। देखो अब जरा ध्यान से देखना, मेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की जब भी बात करोगे तो उसको कई चीजों में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, कई चीजों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक हम डिवाइड करते हैं प्राइमरी ऑर्गन, मुख्य अंग, दूसरा होता है सहायक अंग, और तीसरी होती है ग्रंथि। तो बच्चों ये तीन चीजें हैं जो मनुष्य में नर जनन तंत्र के लिए हम लोग मानते हैं। अब जरा ध्यान से समझना, जो मुख्य अंग है वो है टेस्टिस। अभी हमने सारे नाम तुम्हें लिखवाए हैं ना, तो टेस्टिस, इसको हिंदी में हम लोग वृषण कहते हैं। तो टेस्टिस जो है वो मानव का मुख्य प्राइमरी, इसको हम लोग प्राइमरी कह सकते हैं, इसको हम लोग सेकेंडरी कह सकते हैं, या फिर कई लोग इसको हेल्पिंग भी कहते हैं। ठीक है, अभी सही दिख रहा है अच्छे से ना सबको? तो बड़े ध्यान से इत्मीनान से पढ़ना, अभी सब एक एक चीज बताएंगे, वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया, सब। सो डोंट वरी अबाउट दैट। मुख्य अंग यानी कि प्राइमरी अंग कौन है? टेस्टिस है। मैं देख रहा हूं तुम लोग के कमेंट में, जरा ध्यान से समझो। और केवल कमेंट करने में ही ध्यान ना दो, थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दो तुम लोग, एकदम फोकस्ड होकर के। प्राइमरी यानी कि जो मुख्य अंग है वो क्या है? टेस्टिस है। क्यों है बता दिया, क्योंकि यहाँ पे गैमेट बनता है, इतना सबको क्लियर है। अभी टेस्टिस कितना होता है, कहाँ होता है, वो सब आगे देखेंगे। सहायक अंग में जितना आपको पढ़ाया है अभी जस्ट जो नाम हम लोगों ने लिखे थे, है ना, इपीडिडायमिस लिख देते हैं थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए। क्या क्या नाम था बेटे? एक था इपीडिडायमिस था, और क्या था? वास डिफरेंस था, और सेमाइनल वेसल्स थे, और पेनाइकल स्ट्रक्चर था ना? ये सब ऑल क्या है? सेकेंडरी ऑर्गन है, सहायक अंग है। फिर कुछ जनन ग्रंथियां होती हैं। कुछ क्या होती हैं? जनन ग्रंथियां, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। इनका क्या काम है? इन रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का काम होता है जनन में सहायता करना। ठीक, देखो हर एक छोटी छोटी बात भी मैं लिख लिख के बता रहा हूं, और केवल तुम लोगों के लिए, तो बहुत ध्यान से समझो और नोट भी करते जाना, ठीक है? सो जनन ग्रंथि जनन में जो सहायता करते हैं, दैट इज। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो जनन ग्रंथि में दो ग्रंथियां मनुष्य में नर में पाई जाती हैं। नर की दो जनन ग्रंथियां हैं, एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि, और दूसरा होता है
बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यहां लिखा है देख लो। तो ये दो ऐसी ग्रंथियां हैं जो नर में पाई जाती हैं। तो कई बार ऐसा पेपर में पूछा जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि नर में पाया जाता है, मेल में। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखना है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो मेल में पाई जाती है। क्या है ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। क्या करते हैं, जनन में सहायता, जनन संबंधित जो क्रियाएं हैं, जनन संबंधित जो गतिविधियां हैं, उनमें ये अपना सहयोग देते हैं, ये हेल्प करते हैं। तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा ओवरऑल एक चार्ट देख लें तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। नंबर 1 पे क्या पढ़ना है भाई, नंबर 1 पे हमें पढ़ना है, नंबर 1 पे पढ़ना है प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर हमें पढ़ना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ हमें जानना है उन जनन ग्रंथियों के बारे में जो सहायता करती हैं। ठीक है, सबका यहाँ तक हो गया, सबको यहाँ तक समझ में आ गया, तो जल्दी से यस सर लिखो और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो ज़रा जल्दी से बताइए सभी लोग, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से यस सर लिखो, फिर हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। तुम लोग बताओगे कैसे, मुझे कमेंट देखना पड़ेगा ना। कमेंट्स बहुत तेजी से स्क्रॉल, ये राजकुमार, रुचि, भोले, उमादत, जयप्रकाश, दीपक, तो सारे बच्चों को क्लियर है लगभग। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से आगे की कहानी पे। एक बार पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं अब तक। तो सबसे पहले आपको डिस्कशन किया हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स, ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स थे, और उसके बाद आपको बताया कि किसको कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले चलते हैं पहले स्ट्रक्चर की तरफ। वो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है भाई? फर्स्ट स्ट्रक्चर किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? टेस्टिस के बारे में। एक एक करके सबके बारे में पढ़ना है। सभी लोग हेडिंग डाल देंगे टेस्टिस। इतनी हिंदी वैसे वृषण वगैरह ये सब अब यूज़ होता नहीं है टर्म, लेकिन फिर भी जान लो, बेसिकली सभी लोग इसको टेस्टिस ही कहते हैं, है ना। तो लैंग्वेज जो कॉमन है उसी को यूज़ करना चाहिए। ठीक, तो टेस्टिस यानी कि वृषण। देखो, टेस्टिस के बारे में जब भी पूछा जाता है पेपर में, तो सबसे पहली बात होती है कि ये मुख्य यानी कि प्राइमरी जनन भाग है, पहला। अब भाई ये मुख्य जनन भाग है तो क्यों है, कुछ काम करता होगा। तो टेस्टिस का कार्य क्या है, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि इसका रोल क्या है, काम क्या है। तो देखो, टेस्टिस का मुख्य कार्य, सारे बच्चे जरा कमेंट में बताओ मुझे टेस्टिस क्या करता है, जरा देखूं तो तुम लोग क्या लिख रहे हो। वन पेयर होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखो टेस्टिस का दो कार्य मेन है। कार्य नंबर 1, नर युग्मक का निर्माण करना। तो सबसे पहला काम इसका हो गया मेल गैमेट का फॉर्मेशन करना, नर युग्मक का निर्माण। देखो, टेस्टिस दूसरा जो काम करता है उस पर फोकस करते हैं। टेस्टिस का अगला जो फंक्शन है वो है मेल हॉर्मोन्स बनाना।
ये नर हार्मोन बनाता है। कौन सा नर हार्मोन बनाता है भाई, जरा नाम बता दो। टेस्टोस्टेरॉन। एकमात्र नर हार्मोन, एकमात्र मेल हार्मोन है जो नर लक्षणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। इसी की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ कैरेक्टर्स आते हैं। याद है बताया था द्वितीयक लैंगिक लक्षण, याद है ना, प्यूबर्टी के टाइम पे पढ़ाया था। इसीलिए मैं जीरो से पढ़ा रहा हूं ताकि कोई बच्चा एकदम कुछ भी ना जानता हो तो उसको भी एकदम क्लियर रहे सब कुछ। ठीक, कुछ चीजें किताब में है, कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ आपको बताया है। तो पहले दिन से जहां से चैप्टर शुरू हुआ है वहां से देखिए वीडियो को और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो टेस्टिस जो है वो मुख्य जनन भाग है। क्यों? क्योंकि गैमिट बनाता है, हार्मोन बनाता है। ये हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट है मेल में। और क्या बात है इसमें, और क्या चीजें हैं वो भी देख लेते हैं। यहां तक सबने नोट कर लिया? पहले बताओ जल्दी से, यहां तक नोट आउट किए तुम लोग? फिर हम लोग आगे चलें। चलो ठीक, बहुत बढ़िया, सबने हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है, गुड। अब आगे देखते हैं क्या कहानी है, आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट पेज। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो कहता है कि जो टेस्टिस होता है ये वन पेयर होता है, एक जोड़ी टेस्टिस शरीर में पाया जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है ओव्यूल, सिंपल लिख लो, अंडाकार, एग शेप होता है। जब इसको देखोगे तो ये वाइट एग जैसा दिखाई देता है, लैब में दिखाया जाता है, स्कूलों में टेस्ट कराते वक्त दिखाते हैं। तो देखोगे तो ये ऐसा अंडाकार ओव्यूलर जो है वो दिखाई देता है। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये शरीर के बाहर बैग में सुरक्षित रहता है। देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज रखा है मैंने, एकदम सिंपल से सिंपल, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी इसको अच्छे से समझ जाए। तो वन पेयर है, ओव्यूल शेप है बेसिकली एक जैसा, और शरीर के बाहर बैग के अंदर, एक शरीर के अंदर नहीं रह सकता, ये शरीर के बाहर रहता है। मेल फीमेल में सबसे बड़ा अंतर है, फीमेल में शरीर के अंदर सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं है। मेल में ये स्ट्रक्चर शरीर के बाहर रहेगा। क्यों? क्यों बाहर रहेगा? क्या समस्या हो गया? उत्तर सुन लो, बहुत पूछा जाता है, कुछ को पता होगा, बहुत अच्छी बात है। नर गैमेटोजेनेसिस, जो नर युग्मक है ना, उसका निर्माण शरीर के तापमान पे नहीं हो सकता। मेल गैमेट बॉडी टेम्परेचर पे नहीं बन सकता। मेल गैमेट बॉडी टेम्परेचर पे नहीं बन सकता। अब मान लो ये शरीर के अंदर रहता तो शरीर का तापमान 37 डिग्री के आसपास है, यही ना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेस्टिस आ जाएगा तो गैमेट नहीं बन पाएगा। तो प्रकृति ने क्या किया, शरीर के बाहर, बाहर करने से क्या हुआ,
बाहर जहां ये रहता है तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। बाहर जहां ये रहेगा ना वहां तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम, ऐसी व्यवस्था है वहां पे कि तापमान शरीर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्चुअली ऐसा मानते हैं कि 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। दशमलव है, ध्यान देना। 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम रहता है, तो 2.5 से अच्छा हम लोग 3 लिख लेते हैं, तो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम। अब जोड़ लो, जैसे मान लो 37 शरीर का है तो 3 डिग्री कम कर दो 34 के आसपास, तो लगभग मान लेते हैं कि बाहर 34 डिग्री से 35 डिग्री के आसपास तापमान होगा। तो ये पेपर में देखो घुमा के पूछ दिया, तुमसे पूछ दिया कि मेल युग्मक नर युग्मक कितने तापमान पे बनेगा। ऑप्शन दे दिया 37 डिग्री, 38 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री। सही ऑप्शन क्या होगा जल्दी से बताओ? नर युग्मक किस डिग्री के तापमान पे बनेगा? नर युग्मक कितने डिग्री के तापमान पे बनेगा? सबका आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया, गुड। तो इतने डिग्री तापमान पे मेल गैमेट बनता है। तो जिस चीज के अंदर, जिस बैग के अंदर रहता है उस थैली का नाम क्या है, ये पूछा जाता है। तो उस थैली, उस बैग का नाम है स्क्रोटम। क्या नाम है? स्क्रोटम। चलो नोट करो सभी लोग जल्दी से, ठीक है, गुड। ओके, भोले पांडे, रुचि राय, नीरज यादव, जयप्रकाश, राजकुमार, स्नेहा, श्रुति, आस्था, दीपक, उमादत्त, आस्था, कई दिन बाद आस्था आई, ऋतिक सिंह, राजकुमार, भोले, स्नेहा, ज्ञान प्रकाश, संचित यादव, ठीक है। तो सभी लोगों ने कमेंट कर दिया है, ठीक है। तो स्क्रोटम, ये थैली का नाम है, स्क्रोटम बैग, ठीक है। हिंदी में इसको वृषण कहते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं वृषण धानी। अब इतनी हिंदी देखो पूछी नहीं जाती है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। वृषण कोश भी कहते हैं कुछ लोग, वृषण धानी, वृषण कोश, ठीक है। खैर स्क्रोटम बोलो ज़्यादा बेटर है। तो स्क्रोटम के अंदर ये टेस्टिस उपस्थित होता है। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया सबको? जल्दी से बताओ। चलो बहुत बढ़िया, सबका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक चीज है कि जैसे ये जो टेस्टिस है ये एक थैली के अंदर है, सपोज कर लो ये वो थैली है, सपोज कर लो। तो ये जो थैली है ये स्किन की बनी हुई है, किसकी बनी हुई है? स्किन की। और इसका काम होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करना। क्या करना? टेम्परेचर को ठीक है, टेम्परेचर को क्या कर रहा है? ये रेगुलेट कर रहा है, यानी कि तापमान को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। इसी के अंदर अपने टेस्टिस जो हैं वो सुरक्षित रहते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, इसके अंदर 2 टेस्टिस होता है, 1 और 2, 2 टेस्टिस इस स्ट्रक्चर के अंदर सुरक्षित रहता है, ठीक है।
चलो तो अभी इसकी बात कर लेते हैं, एक बार फिर से देख लो अब तक क्या क्या सीखा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो टेस्टिस है वो 1 पेयर है, अंडाकार है, शरीर के बाहर बैग के अंदर है। क्या होगा अगर बाहर टेस्टिस न रहे तो, टेस्टिस अंदर है तो क्या होगा, और उस थैली को क्या बोलते हैं। अब हम लोग इसी थैली के बारे में जान रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं ये स्क्रॉटम बैग की बात कर रहा हूं। ये जो स्क्रॉटम बैग है ना, इसके बारे में बात कर रहा हूं। तो ये स्किन की बनी हुई है। अब जरा इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें अंदर में एक और लेयर होती है स्किन की, थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। स्किन की एक और लेयर होती है जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टोज मसल। क्या कहते हैं? डेल्टोज। थोड़ा सा नाम देखो, याद करना पड़ेगा तुम लोगों को। और उसके बाद एक और मसल होती है। 3 तरह के स्किन्स अंदर हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लीमेस्टर्ड। क्लीमेस्टर्ड, ये सब विदेशी साइंटिस्टों ने ढूंढा है इसलिए नाम इंग्लिश में है, ठीक है। तो ये 2 अलग से स्किन से याद करने हैं। पहला तो मेन स्किन है ही है बाहर में एकदम, तो ये स्किन से बना हुआ है जिसके अंदर डाल्टोज और क्लीमेस्टर्ड नाम के मसल्स पाए जाते हैं। ये तीनों मिल करके इस थैले को बनाते हैं। जैसे तुम लोग कोई थैला खरीदते हो मार्केट में तो उसमें क्या होता है, कपड़ा होता है, फिर अंदर कुछ कवरिंग होती है, डस्ट प्रूफ, रेन प्रूफ बनाने के लिए, बाहर में भी कोई कवरिंग होती है, तो 3 लेयर हुआ ना। वैसे यहाँ पे भी 3 लेयर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सबसे बाहर स्किन की लेयर, फिर डाल्टोज की लेयर और फिर क्लीमेस्टर्ड की लेयर। तो ये बात याद रखना है, ठीक। अब देखो टेस्टिस बेसिकली शरीर के बाहर, यानी कि ये आपका पेट वाला पार्ट है ना। पेट वाला पार्ट है ना, इसको एब्डोमेन कहते हैं। एब्डोमेन, एब्डोमेन समझते हो ना, आपका जो पेट वाला पार्ट है। तो एब्डोमेन के बाहर, बाहर मतलब कहाँ? नीचे। तो सिचुएशन देख लो क्या है, एब्डोमेन के बाहर नीचे। अब एब्डोमेन के अंदर कैविटी होगी ना, तो हम इसको बोल सकते हैं एब्डोमिनल कैविटी। थोड़ा ध्यान से समझना, साइंटिफिक टर्म्स बता रहा हूं। तो स्क्रॉटम बैग की सिचुएशन कहाँ है? स्क्रॉटम बैग कहाँ पाया जाता है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। क्या बोलोगे? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, समझ में आ गया सबको? तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर टेस्टिस, मान लो ये एब्डोमिनल कैविटी है, सपोज कर लो ये कोई पेशेंट है, कैसे बने, तुम लोगों को बताने के लिए बहुत आसान से आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को, ताकि तुम लोग थोड़ा सीख जाओ अच्छे से। इतने बड़े डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे काम छोटे से हो जाएगा। मान लो ये एब्डोमेन है, पेट है, तो एब्डोमिनल कैविटी ये जो है ना, इसके बाहर ही ये स्ट्रक्चर मौजूद है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर यानी कि डाल्टोज मसल, स्किन मसल, क्लीमेस्टर्ड मसल से बनी हुई, क्लियर है। तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रॉटम बैग उपस्थित होता है, उसके अंदर एक जोड़ी टेस्टिस होता है और ये तापमान नियंत्रित करके गैमेटोजेनेसिस में और हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। यहां तक सबको समझ में आ गया? जल्दी से यस सर लिखो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना सभी लोग। यहां तक समझ में आ गया? जल्दी से यस सर लिखो और फिर फटाक से एक लाइक भी करो जिन लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है। कुछ बच्चे आते ही पहले लाइक करते हैं फिर क्लास करते हैं, है ना। कुछ बच्चे लाइक करना भूल जाते हैं। कौन से वो बच्चे हैं? लाइक कर दिया करो, लाइक करने से हम लोगों को भी अच्छा लगता है ना कि हाँ बच्चे, एनर्जी आती है। चलो बहुत बढ़िया।
ठीक है, तो दिस इज द थिंग। तो बच्चों आज समय तो लगभग समाप्त हो गया, तो आज की क्लास को यहीं पे हम लोगों को रोकना पड़ेगा, लेकिन कल की क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो कॉमन सी बात है कि कल की क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत करने वाले हैं, बहुत सारी बातें आपको टेस्टिस से रिलेटेड बताएंगे और टेस्टिस के आगे की बातचीत करेंगे। तो आज की क्लास का समय समाप्त हो गया है, तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक खूब मन लगा के पढ़िए, सुखी रहिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।